हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल केपी सक्सेस जोन। दोस्तों, आज 5 तारीख है और हमने बोला था कि 5 तारीख से आपको बीएसएससी इंटर लेवल का क्लास स्टार्ट हो जाएगा। तो जी हाँ, 5 तारीख से क्लास स्टार्ट हो चुका है। हिस्ट्री का क्लास जो कि 10 बजे आना था वो अपलोड हो चुका है। तो आप लोग देखिए, प्राचीन भारत का इतिहास स्टार्ट किया गया है। पहला क्लास आज वहाँ अपलोड किया गया है। ठीक है, 12 बजे पॉलिटी का क्लास का टाइमिंग था, तो 12 बजे पॉलिटी का क्लास अपलोड हो रहा है। तो पॉलिटी की क्लास, जी हाँ दोस्तों, आज हम लोग पॉलिटी क्लास में सबसे पहले पढ़ेंगे संविधान का निर्माण। क्या पढ़ेंगे? संविधान का निर्माण। और इसके संविधान का जो निर्माण हुआ था दोस्तों, उसके बारे में पढ़ेंगे। तो संविधान के निर्माण के लिए एक संविधान सभा का गठन किया गया था। संविधान सभा का गठन किया गया था संविधान को निर्माण करने के लिए। और इसका जो गठन हुआ था दोस्तों, जुलाई 1946 में किया गया था। जुलाई 1946 ईस्वी में किया गया था। कैबिनेट मिशन के द्वारा प्रस्तावित योजना के आधार पर। तो अगर पूछे संविधान सभा का निर्माण किस मिशन के द्वारा हुआ था, तो कैबिनेट मिशन द्वारा प्रस्तावित योजना के आधार पर। और कब गठन होता है? तो 1946 में। लेकिन कैबिनेट मिशन जो आया था दोस्तों, ये 1942 ईस्वी में ही आ गया था। ठीक है, सॉरी, 1946 ईस्वी में आया था कैबिनेट मिशन, और इसी के आधार पर यह गठन हुआ था। 1942 ईस्वी में जो आया था वो था क्रिप्स मिशन, तो उसको भी आप लोग ध्यान रखेंगे। ठीक है, अब बात करें सदस्यों का निर्वाचन। तो संविधान सभा के लिए सदस्यों का जो निर्वाचन हुआ था वो अप्रत्यक्ष निर्वाचन पद्धति के द्वारा हुआ था। अप्रत्यक्ष का मतलब होता है कि जिसमें जनता प्रत्यक्ष रूप से भाग न ले। जिस चुनाव में जनता प्रत्यक्ष रूप से भाग न ले, जनता के चुने हुए जो प्रतिनिधि है वो वोट दे, तो उसे बोलेंगे अप्रत्यक्ष निर्वाचन। तो इसमें प्रांतीय विधानसभा के, जो उस समय राज्य नहीं होता था तो प्रांत में बटा था भारत, तो प्रांत के जो विधानसभा के सदस्य थे, जैसे अभी हमारे राज्यों के विधानसभा के सदस्य होते हैं जिसको हम लोग एमएलए या विधायक बोलते हैं, उसी तरीके से उस समय प्रांत होता था राज्य के स्थान पर। तो प्रांत के जो विधानसभा के अध्यक्ष थे, मतलब कि उस समय जो राज्यों के विधायक थे, मतलब प्रांतों के विधानसभा के सदस्य थे, उनके द्वारा संविधान सभा का क्या किया गया था? निर्वाचन किया गया था। तो इसीलिए बोला जाता है इसे अप्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली के द्वारा चुना गया था संविधान सभा के सदस्यों को। ठीक है, और इसमें दोस्तों 10 लाख जनसंख्या पर एक सदस्य का चुनाव किया गया था। तो उसका मापदंड ये रखा गया कि एक सदस्य का जो चुनाव होगा वो 10 लाख जनता को क्या करेगा? रिप्रेजेंट करेगा। 10 लाख जनता पर एक सदस्य का निर्वाचन होगा। और वोटिंग कौन करेगा? तो प्रांतीय विधानसभा के सदस्य के द्वारा वोटिंग किया गया। ठीक है, संविधान सभा में कुल सदस्य जो थे दोस्तों वो 389 सदस्य थे, जिसमें से 292 सदस्य जो थे दोस्तों वे ब्रिटिश भारत के गवर्नर के अधीन 11 प्रांत से थे। उस समय ब्रिटिश भारत के गवर्नर के अधीन 11 प्रांत हुआ करते थे, मतलब राज्य नहीं हुआ करते थे, प्रांतों में विभक्त था। तो राज्य जैसे अभी राज्य है वैसे ही समझ लीजिए उस समय क्या था? प्रांत था। तो 11 प्रांत से 292 सदस्य जो है वो संविधान सभा के लिए निर्वाचित हुए थे। ठीक है, उसके बाद 4 सदस्य का जो निर्वाचन हुआ था दोस्तों, चीफ कमिश्नरी के 4 प्रांत से। चीफ कमिश्नरी के 4 प्रांत से 4 प्रतिनिधि का निर्वाचन हुआ था। उसके बाद 93 प्रतिनिधि जो थे वो भारतीय रियासतों से आए थे। जो देसी रियासतें थे, जो रजवाड़े थे, उनसे आए थे 93 प्रतिनिधि। ठीक है, तो इसमें से दोस्तों जो 292 था, 11 प्रांत से जो सदस्य आए थे, और 4 सदस्य थे चीफ कमिश्नरी के, इन दोनों का क्या हुआ था? चुनाव हुआ था। मतलब 296 सीट पर क्या हुआ था? इलेक्शन हुआ था। लेकिन 93 सीट जो थे वो देसी रियासत के थे, जो राजा महाराजा उस समय थे उसके द्वारा भेजे गए थे सदस्य। ठीक है, तो 296 सीट पर संविधान सभा के लिए निर्वाचन होता है। तो संविधान सभा में कुल, ठीक है, अब आगे देखेंगे कि किसमें 296 सीट में कांग्रेस को कितना मिलता है, मुस्लिम लीग को कितना मिलता है और सभी को कितना मिलता है। ठीक है, तो चलिए अब देखेंगे कि संविधान सभा में महिलाओं की संख्या कितनी थी। तो संविधान सभा में महिलाओं की जो संख्या थी दोस्तों वो थी 15। जी हाँ दोस्तों, ये पूछा जाता है तो आप लोग इसको ध्यान रखेंगे। 15 महिला सदस्य थी जिसका संविधान सभा में निर्वाचन हुआ था। ठीक है, और वीडियो अगर आप लोग को अच्छा लग रहा है तो आप
लाइक कर दीजिएगा, नीचे कमेंट करके बताइएगा और साथ ही अपने दोस्तों, अपने भाइयों और बहनों से भी शेयर कीजिएगा जो लोग भी बीएसएससी इंटर लेवल का तैयारी कर रहे हैं। एकदम पेड बैच की तरफ पढ़ाया जाएगा, कुछ भी नहीं छोड़ा जा रहा है थ्योरी में। आप किसी भी पेड क्लास से भी अगर कोई यार दोस्त लिए हो तो उससे मिला सकते हैं, बिल्कुल भी डिफरेंस नहीं आएगा, सारा चीज इसमें कवर कराया जाएगा। उसके बाद चैप्टर वाइज मैराथन क्लास के रूप में भी और चैप्टर वाइज भी आपको ऑब्जेक्टिव भी प्रैक्टिस कराया जाएगा। ठीक है, चलिए तो चैनल पे बने रहिए। अब देखिए, प्रत्येक प्रांत को 3 प्रमुख समुदाय में जनसंख्या के अनुपात में बांट दिया गया था। तो प्रत्येक प्रांत मतलब आपको बताए हैं कि राज्य समझना है आपको अभी का, उस समय प्रांत था। तो प्रत्येक प्रांत को 3 प्रमुख समुदायों में जनसंख्या के अनुपात में बांट दिया गया था। तो वो 3 समुदाय कौन कौन से थे? तो मुस्लिम, सिख और साधारण। मुस्लिम, सिख और बाकी जितने थे उसको साधारण में रखा गया था और 3 प्रमुख समुदाय में बांट दिया गया था प्रांतों को। ठीक है, प्रत्येक समुदाय के प्रतिनिधि ने अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के आधार पे, मतलब अनुपातिक प्रतिनिधित्व के आधार पर, मतलब 10 लाख जनसंख्या के अनुपात में एक लोगों को चुना गया था और अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के आधार पर एकल संक्रमणीय मत से सदस्यों का क्या किया गया था? निर्वाचन किया गया था। तो यह भी पूछा जाता है कि सदस्यों का निर्वाचन किस प्रकार के मत से हुआ था? तो एकल संक्रमणीय मत के द्वारा हुआ था। ठीक है, तो इसको ध्यान रखना है। तो अब हो गया संविधान सभा का सदस्यों का चुनाव हो गया। अब देखते हैं, जुलाई 1946 में 292 + 4 जो ब्रिटिश भारत के प्रांत के ब्रिटिश भारत और कमिश्नरी प्रांत के जो सदस्य थे उसका क्या होता है? चुनाव होता है। जैसा कि हमने आपको बताया है कि 296 सीट पे क्या होगा? आपको चुनाव होगा और जो 93 सीट थे उस पे चुनाव नहीं हुआ था, जो ये देसी राजवाड़े वाले का, ठीक है, देसी रियासत के। तो 296 सीट पे चुनाव हुआ संविधान सभा के सदस्यों के लिए, जिसमें से 208 सीट किसको मिला? तो कांग्रेस को। मुस्लिम लीग को 73 सीट मिला और बाकी अन्य को 15 सीट मिला था, जिसमें कम्युनिस्ट पार्टी, उस समय के सोशलिस्ट पार्टी जो थे सबको एक एक सीट मिला था और कुल मिला के 15 सीट जो थे वो अन्य पार्टी को मिला था या फिर निर्दलीय जो थे उसको मिला था। तो टोटल 296 सीट पे क्या हुआ था? चुनाव हुआ था। ध्यान रखना है आपको कांग्रेस का और मुस्लिम लीग का सीट की संख्या बिल्कुल ध्यान रखना है, क्योंकि पूछ लिया जाता है एग्जाम में कि संविधान सभा में कांग्रेस के कितने सदस्य निर्वाचित हुए थे? तो 208। मुस्लिम लीग के कितने हुए थे? तो 73। ठीक है, अब देखिए, वैसे बाद में मुस्लिम लीग क्या करता है? इसका विरोध करने लग जाता है। ठीक है, इसमें दोस्तों बंगाल, पंजाब, सिंध, पश्चिम उत्तर सीमा प्रांत, बलूचिस्तान और असम के सिलहट जिले के जो सदस्य थे वो संविधान सभा में नहीं भाग लिए थे। ठीक है, वो संविधान सभा के सदस्यों का निर्वाचन में नहीं आए थे, वो नहीं रहे थे। ठीक है, तो ये लोग अब्सेंट थे, इसको भी ध्यान रखेंगे, क्योंकि ये लोग अपना पहले क्या चाह रहे थे कि अलग हमें स्टेट का दर्जा दिया, अलग मतलब देश घोषित कर दिया जाए, लेकिन धीरे धीरे करके सबको क्या किया जाता है? भारत में शामिल कर लिया जाता है। बस बलूचिस्तान ही ऐसा प्रांत है जो पाकिस्तान के पास चला जाता है। ठीक है, बाकी सबको तो धीरे धीरे करके भारत में शामिल कर लिया जाता है। और उसमें सबसे प्रमुख योगदान जो था दोस्तों सरदार पटेल जी का। 3 जून 1947, इस डेट को भी याद रखना है। 3 जून 1947 को 3 जून 1947 की योजना से पाकिस्तान के लिए पृथक संविधान सभा बना। ठीक है, बाद में क्या करते हैं? मुस्लिम लीग बोलता है कि हम इस संविधान सभा में नहीं रहेंगे, हमारे लिए एक अलग से संविधान सभा का निर्माण किया जाए, हम अपना अलग देश बनाएंगे और उसका एक अलग संविधान होगा। तो उसी के लिए 3 जून 1947 की योजना से पाकिस्तान के लिए पृथक संविधान सभा का क्या किया गया था? गठन किया गया। तो पूछा जाए कि पाकिस्तान के लिए पृथक संविधान सभा का गठन कब किया गया था? तो 3 जून 1947 को। कब? तो 3 जून 1947 को। अब देखेंगे संविधान सभा का बैठक, इससे भी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो संविधान सभा का बैठक देखेंगे तो 9 दिसंबर 1946 को दिन था दोस्तों सोमवार। 9 दिसंबर 1946 को सोमवार के दिन संविधान सभा का प्रथम बैठक हुआ था। प्रथम बैठक पूछे संविधान सभा का कब हुआ था? तो 9 दिसंबर 1946 को, और दिन कौन था? तो सोमवार। ठीक है, ये जो बैठक हुआ था दोस्तों वो नई दिल्ली में हुआ था और नई दिल्ली के
काउंसिल चैम्बर के पुस्तकालय भवन में हुआ था। कहां पे हुआ था? तो काउंसिल चैम्बर के पुस्तकालय भवन में हुआ था। ठीक है, और इस प्रथम बैठक में जो अध्यक्ष बनाए गए थे सचिदानंद सिन्हा को बनाए गए थे, और ये अस्थायी रूप से अध्यक्ष बनाया गया था। तो कई बार एग्जाम में पूछा जाता है कि संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो सचिदानंद सिन्हा थे। इनको क्यों बनाया गया था? क्योंकि ये संविधान सभा के सदस्यों में सबसे क्या थे? उम्र दराज थे, वरिष्ठ सदस्य थे। ठीक है, वरिष्ठतम सदस्य थे, इसीलिए इसे प्रथम संविधान सभा का जब बैठक हुआ था तो इन्हें अध्यक्ष बनाया गया था, अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया था। तो इसको बिल्कुल भी ध्यान रखना है, सचिदानंद सिन्हा। ठीक है, प्रथम बैठक कब हुआ? तो 9 दिसंबर को। कहां हुआ? तो न्यू दिल्ली में, काउंसिल चैम्बर के पुस्तकालय भवन में। ठीक है, मुस्लिम लीग जो है दोस्तों इसका बहिष्कार करते हैं। बताए थे कि मुस्लिम लीग आगे जाके संविधान सभा का बहिष्कार करते हैं जो भारत के लिए बना था। तो मुस्लिम लीग क्या करता है? प्रथम बैठक में संविधान सभा का क्या करता है? बहिष्कार कर देता है। और हैदराबाद के भी प्रतिनिधि जो थे दोस्तों वो भी सम्मिलित नहीं होते हैं इस बैठक में, हैदराबाद के जो प्रतिनिधि थे, क्योंकि हैदराबाद भी जो है दोस्तों क्या कर रहा था कि अलग देश का मांग कर रहा था। और फिर आप लोग देखेंगे जब देश का आज़ादी पढ़ाएंगे तो वहां पे किस तरीके से फौज को भेजकर आज़ाद किया गया था हैदराबाद से, हैदराबाद के निजाम को से। ठीक है, और इससे संबंधित है दोस्तों ऑपरेशन पोलो। ऑपरेशन पोलो के तहत ही दोस्तों हैदराबाद को क्या मिला था? भारत में शामिल किया गया था। ठीक है, और सरदार वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में। ठीक है, तो ये तो जानते ही हैं। अब देखिए 11 दिसंबर, 9 दिसंबर के बाद 2 दिन बाद फिर 11 दिसंबर 1946 को संविधान सभा का दूसरा बैठक होता है। तो दूसरा बैठक 2 दिन बाद 11 दिसंबर 1946 को। इसमें क्या होता है? जो अस्थायी सदस्य थे सचिदानंद सिन्हा, उसके स्थान पर एक अस्थायी अध्यक्ष का निर्माण किया जाता है। कैसा? मतलब स्टेबल अध्यक्ष, मतलब परमानेंट अध्यक्ष या प्रेसिडेंट का निर्माण चुनाव किया जाता है। किसे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को 11 दिसंबर 1946 को, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी जो कि हमारे बिहार से ही आते हैं, इन्हें क्या किया गया था? संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष नियुक्त किया गया था। उसके बाद उपाध्यक्ष के रूप में एच सी मुखर्जी को उपाध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया था। आप लोग क्या करेंगे? जैसे जैसे क्लास होता है आप लोग अपना नोट्स भी बनाते चलेंगे, और उसके बाद आप क्या करेंगे? चैप्टर वाइज, जैसे एक चैप्टर खत्म होता है तो लुसेंट ऑब्जेक्टिव या फिर घटना चक्र का अगर आपको पॉलिटी है, पूर्वालोकन, तो उससे क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिए और चैप्टर वाइज इसको प्रैक्टिस करते चलिए। जैसे एक चैप्टर खत्म हुआ आप क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेंगे। इससे उसके बाद क्या होगा कि आपको नोट से 80 से 90% क्वेश्चन आपको नोट से ही बन जाएंगे, और जो नए क्वेश्चन मिलेंगे 10% उसको अपने नोट में क्या करेंगे? नोट डाउन कर लेंगे। इससे क्या होगा कि जब आप लोग रिवीजन करेंगे तो आप जो क्वेश्चन नहीं बने थे ऑब्जेक्टिव का जब प्रैक्टिस के दौरान, तो वो क्वेश्चन आप फिर से रिवीजन करेंगे तो आपके दिमाग में आ जाएगा और एग्जाम में वो क्वेश्चन नहीं छूटेगा। इसी तरीके से नोट्स तैयार किया जाता है। ठीक है, तो आप बिल्कुल इसी तरीके से अपना नोट्स को तैयार कीजिए। ठीक है, तो 11 दिसंबर 1946 को दूसरा बैठक हुआ था, अस्थायी अध्यक्ष का निर्वाचन हुआ जिसके राजेंद्र प्रसाद जी को बनाया गया। राजेंद्र प्रसाद जी कहां से आते हैं? तो बिहार से आते हैं। इसके उपाध्यक्ष कौन थे? तो एस सी मुखर्जी उपाध्यक्ष थे संविधान सभा के, और संवैधानिक सलाहकार पूछा जाए कौन थे? तो बी एन राव, वेनेगर नरसिंह राव इनका फुल नाम था। बी एन राव को दोस्तों संवैधानिक सलाहकार नियुक्त किया गया था। तो सारा नाम आपको याद होना चाहिए, बार बार पूछा जाता है कि संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे? तो बी एन राव। उपाध्यक्ष किसको नियुक्त किया गया था? एच सी मुखर्जी को। कौन से बैठक में? तो दूसरे बैठक में। कहाँ हुआ था? तो दिल्ली में। और कब? तो 11 दिसंबर 1946 को। अब देखते हैं दोस्तों 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा का तीसरा बैठक होता है। ये भी देखिए 2 दिन बाद है, 11 को हुआ था फिर 13 को हुआ, 2 दिन के बाद फिर से हुआ तीसरा बैठक। 1946 ही चल रहा है। इसमें जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव माने कि प्रस्तावना को संविधान सभा के समस्त प्रस्तुत किया गया था। तो पूछा जाता है कि जवाहरलाल नेहरू के द्वारा प्रस्तावना को कब संविधान सभा में पेश किया गया था? तो संविधान सभा के तीसरे बैठक में 13 दिसंबर 1946 को। किसके द्वारा पेश किया गया था? तो जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा पेश किया गया था। यह भी पूछा जाता है। ठीक है, तो संविधान सभा में पेश किया गया प्रस्तावना को, और प्रस्तावना को दोस्तों 22 जनवरी
1947 को स्वीकार कर लिया गया था। जो संविधान सभा के द्वारा इसे स्वीकार कब किया गया, तो देखिए काफी टाइम लग गया था। 22 जनवरी 1947 को जाकर स्वीकार कर लिया गया था प्रस्तावना को। किसके द्वारा, तो संविधान सभा के द्वारा। ठीक है, तो तीनों बैठक में आपको याद होना चाहिए क्या क्या हुआ था, प्रस्तावना का उद्देश्य, प्रस्ताव कब पारित किया गया, ये डेट भी याद होना चाहिए, और कब इसे स्वीकार कर लिया गया, इस डेट को भी आप लोग याद रखेंगे। 22 जनवरी 1947, जी हाँ दोस्तों 22 जनवरी, बिल्कुल याद रखेंगे। अब देखते हैं दोस्तों प्रारूप समिति। प्रारूप समिति का जो गठन किया गया था ये 29 अगस्त 1947 ईस्वी में। ये दोस्तों संविधान को निर्माण करने के लिए प्रारूप समिति का गठन किया गया था, उसको ड्राफ्टिंग के लिए। ठीक है, संविधान के ड्राफ्टिंग करने के लिए। इसमें टोटल 7 सदस्य थे। कितने सदस्य थे, तो 7 सदस्य थे। बाद में 2 सदस्य एक्सपायर हो जाते हैं तो उसके जगह पे 2 नए सदस्य आते हैं, तो कहीं कहीं आपको 9 भी लिखा दिख सकता है, लेकिन 7 ही सदस्य थे, 2 एक्सपायर करते हैं तो क्या हो जाते हैं, उसके जगह पे 2 और आ जाते हैं। उसके बारे में नाम भी देखेंगे डिटेल से। प्रारूप समिति के जो अध्यक्ष बनाए गए थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के द्वारा, अंबेडकर को बनाया गया था, सॉरी, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को प्रारूप समिति का, संविधान के ड्राफ्टिंग कमेटी का, ठीक है, इंग्लिश में ड्राफ्टिंग कमेटी, जो संविधान को ड्राफ्ट करने के लिए बनाया गया था, तो ये इसके डॉक्टर भीमराव अंबेडकर कौन थे, अध्यक्ष थे। और 15 अगस्त 1947 से 29 जून 1950 तक कानून मंत्री भी रहते हैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी, तो इसको भी ध्यान रखना है। भारत के पहले कानून मंत्री भी कौन थे, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी। ठीक है, तो प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे, तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। ये भी कई बार पूछा गया है एग्जाम में कि प्रारूप समिति का अध्यक्ष कौन थे, तो भीमराव अंबेडकर। और कई बार तो ये डेट भी पूछ लिया है कि प्रारूप समिति का गठन कब किया गया था, तो 29 अगस्त 1947 को। ठीक है, एक एक चीज जो एग्जाम में पूछता है हम आपको बताते चलेंगे, आप स्टार लगाते चलिए। ठीक है, अब देखिए प्रारूप समिति के 7 सदस्य का नाम आपको याद होना नहीं चाहिए, क्योंकि क्या होता है कि आप पूछ देता है कि इनमें से कौन संविधान सभा के प्रारूप समिति के सदस्य नहीं थे। 4 ऑप्शन रहेगा, उसमें से 3 रहेगा इसमें से, और एक रहेगा, एक अलग ऑप्शन दे देगा और पूछ लेगा कि कौन प्रारूप समिति के सदस्य नहीं थे, या फिर कौन प्रारूप समिति के सदस्य थे, एक ऑप्शन दे देगा। तो इसी तरह इसलिए इसको पूरा आपको याद होना चाहिए। तो देखिए पहले थे अलादी कृष्ण स्वामी अय्यर। 7 सदस्य जो हुए दोस्तों, एक अध्यक्ष जो थे वो थे भीमराव अंबेडकर और 6 अन्य सदस्य थे। इन सभी को मिला के, अध्यक्ष को मिला के 7 सदस्य थे। ठीक है, तो इसको भी ध्यान रखना है, ये नहीं कि 8 कर दीजिएगा। अलादी कृष्ण स्वामी अय्यर, उसके बाद के.एम. मुंशी, मोहम्मद सादुल्ला, एन गोपाल स्वामी अयंगर, एन गोपाल स्वामी अयंगर। ठीक है, उसके बाद बी.एल. मित्र, इनको भी प्रारूप समिति का सदस्य बनाया गया था, लेकिन इनकी मृत्यु हो जाती है, जिसके बाद इनके जगह पर माधव राव को प्रारूप समिति का क्या बनाया जाता है, सदस्य बनाया जाता है। उसके बाद एक और व्यक्ति हैं डी.पी. खेतान, इनको भी संविधान के प्रारूप समिति का सदस्य बनाया गया था, लेकिन इनकी भी क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। जिसके बाद टी.टी. कृष्णमाचारी, इनको क्या बनाया जाता है, सदस्य बनाया जाता है डी.पी. खेतान के द्वारा क्या स्थान पर। ठीक है, तो आपको इसको बिल्कुल ध्यान रखना है, सबका नाम याद होना चाहिए, पूछ देता है। नाम नहीं याद रहे तो टाइटल ही याद कर लीजिएगा। अब देखेंगे संविधान का प्रथम प्रारूप जो तैयार किया गया था वो किया गया था बी.एन. राव के द्वारा। बी.एन. राव के द्वारा दोस्तों संविधान का प्रथम प्रारूप तैयार किया गया था। बी.एन. राव कौन थे, तो बी.एन. राव जो थे दोस्तों वो थे संवैधानिक सलाहकार थे। ठीक है, संवैधानिक सलाहकार थे बी.एन. राव, और इनके द्वारा ही संविधान का प्रथम प्रारूप तैयार किया गया था। ठीक है, इसमें दोस्तों 243 अनुच्छेद थे, आर्टिकल थे, और 13 अनुसूची थी। शेड्यूल कितना था, तो 13 अनुसूची, उसी को शेड्यूल बोलते हैं इंग्लिश में, और अनुच्छेद को आर्टिकल बोलते हैं, आप लोग जानते ही हैं। तो 243 था जब पहली बार बी.एन. राव के द्वारा तैयार किया गया था संविधान का प्रारूप को। ठीक है, उसके बाद 21 फरवरी 1946 को संविधान सभा का जो ये प्रथम प्रारूप था, इसे संविधान सभा के अध्यक्ष के समक्ष क्या किया जाता है, पेश किया जाता है। संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे, तो राजेंद्र प्रसाद जी थे, और इनके समक्ष पेश किया जाता है 21 फरवरी 1946 को। ठीक है, लेकिन इसमें क्या किया जाता है,
इसके बाद ये वापस कर दिया जाता है संविधान सभा के द्वारा, और इसके बाद इसमें काफी संशोधन होता है। ठीक है, फिर 26 अक्टूबर 1946 को पुनः पेश किया जाता है इस प्रारूप को, संविधान के प्रारूप को संशोधन के बाद फिर से 26 अक्टूबर 1946 को पेश किया जाता है। उसके बाद ये वाला डेट जो है बिल्कुल याद होना चाहिए। जी हाँ दोस्तों, 26 नवंबर 1949, 26 नवंबर 1949 को संविधान के प्रारूप पर संविधान सभा के जो सभापति, जो अध्यक्ष थे, वो क्या कर देते हैं, साइन कर देते हैं, हस्ताक्षर कर देते हैं, और संविधान को क्या कर दिया जाता है, पारित कर दिया जाता है। संविधान मतलब पारित हो गया, ये घोषणा कर दिया जाता है, घोषित कर दिया जाता है कि संविधान जो है वो पारित हो गया। तो संविधान पारित कब हो गया, तो 26 नवंबर 1949 को। तो क्वेश्चन अगर पूछा जाए कि संविधान पारित कब हुआ था, तो 26 नवंबर 1949 को। और जब संविधान पारित हुआ था उसमें दोस्तों 22 भाग थे, 395 आर्टिकल था, जो कि अभी भी 395 ही है। इसके संशोधन हुआ है लेकिन उसको ABC करके जोड़ा गया है। ठीक है, और 8 अनुसूचियां थी। ठीक है, अभी करंट में कितनी अनुसूची हो गई है, तो 12 हो गई है। करंट में अनुसूची की संख्या कितना हो गया है, 12 हो गया है। ठीक है, तो 26 नवंबर को जो संविधान पे साइन हुआ था, पारित हुआ था, उसमें 22 भाग थे, 395 अनुच्छेद था और 8 अनुसूचियां शामिल था। ठीक है, 26 जनवरी 1950 को संविधान क्या होता है, प्रभावी, मतलब लागू जो होता है संविधान वो कब से होता है, तो 26 जनवरी 1950 को। पारित कब हुआ था, तो संविधान पारित हो गया, इसका घोषणा हुआ था 26 नवंबर 1949 को, लेकिन 26 जनवरी 1950 से संविधान को क्या किया गया था, लागू किया गया था। तो दोनों डेट याद रखना है, कंफ्यूज नहीं होना है। एक है 26 नवंबर और एक है 26 जनवरी। 26 नवंबर 1949 को क्या हुआ था, संविधान पारित हुआ था, संविधान के प्रारूप पे साइन हो गया था। ठीक है, और 26 जनवरी से क्या किया गया था, संविधान को लागू हुआ कर दिया गया था। कुछ आर्टिकल जो है दोस्तों वो 26 नवंबर को ही लागू कर दिया गया था, कुछ नहीं, कुछ ही थे वो जिसे 26 नवंबर को ही लागू कर दिया जाता है। उस आर्टिकल को भी हम देखेंगे नीचे। अब देखते हैं दोस्तों संविधान के निर्माण में कितना समय लगा था। तो संविधान को निर्माण करने में जो समय लगा था दोस्तों वो 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। इसको बिल्कुल याद कर लीजिए, कई बार यही पूछ दिया जाता है कि संविधान निर्माण में कितना समय लगा था, 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। ठीक है, और कुल कितने अधिवेशन हुए थे संविधान के निर्माण के लिए, तो 11 अधिवेशन हुए थे टोटल संविधान निर्माण के लिए। ठीक है, अब देखते हैं संविधान के प्रारूप पर कितने दिन की चर्चा हुई। तो संविधान के प्रारूप पर 114 दिन जो हुआ था दोस्तों वो चर्चा हुआ था, तो इस सबको ध्यान रखना है। कुल खर्च जो आया था 63,96,729 रुपए का खर्च आया था संविधान के निर्माण में। ठीक है, ये छोटे छोटे फैक्ट है लेकिन कई बार एग्जाम में आपको देखने को मिल जाता है BSSC वाले में, तो आप लोग बिल्कुल इसको ध्यान रखेंगे, और दरोगा वाले में भी तो डाटा ध्यान रखेंगे। दरोगा वाले आप लोग अगर दरोगा का तैयारी कर रहे हैं तो दोनों साथ में आप तैयारी कर सकते हैं। ठीक है, जीके आपको उतना ही डिटेल से पढ़ाया जा रहा है। उसके बाद 15 अनुच्छेद आपको बोले थे कि 26 नवंबर को ही कुछ अनुच्छेद लागू हो गया था, तो वो अनुच्छेद थे दोस्तों, उसका संख्या है 15 टोटल ऐसे अनुच्छेद थे जो कि 26 नवंबर 1949 से ही लागू हो गया था, और बाकी जितना था वो 26 जनवरी 1950 से लागू होता है। तो 26 नवंबर 1949 से ही लागू हो गया था। टोटल कितना, तो 15 अनुच्छेद। उसके बाद 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा का अंतिम बैठक होता है। इस तरीके से अंतिम बैठक होता है संविधान सभा का 24 जनवरी 1950 को, और इसी बैठक में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी जो कि अध्यक्ष थे संविधान सभा को, उनको भारत के राष्ट्रपति के रूप में नियुक्त किया जाता है। तो भारत के प्रथम राष्ट्रपति बनते हैं कौन, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो कि संविधान सभा के अध्यक्ष भी थे। ठीक है, तो राष्ट्रपति नियुक्त कर दिया जाता है 24 जनवरी 1950 को। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो कि भारत के बिहार से आते थे, हमारे बिहार से ही आते थे, तो इसको बिल्कुल ध्यान रखना है। और आप लोग कमेंट करके बताइए कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी का जन्म बिहार के किस डिस्ट्रिक्ट में हुआ था। जल्दी से आप लोग कमेंट में बताएंगे कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी का जो जन्म हुआ था बिहार के
किस डिस्ट्रिक्ट में हुआ था। ठीक है, तो आज के वीडियो को हम यहीं पे ख़त्म करते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में कल एक नए टॉपिक और मतलब अगले टॉपिक के साथ। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों, अपने यारों, अपने भाई बहनों के साथ भी शेयर करें, क्योंकि जो लोग भी एग्ज़ाम देने जा रहे हैं सबके लिए काफ़ी उपयोगी होने वाला है BSSC इंटर लेवल में। ठीक है, अगला क्लास जो होगा दोस्तों 2 बजे, वो होगा आपको मैथ का, जिसमें मैथ में हम परसेंटेज पढ़ेंगे, तो आप लोग उस क्लास को भी अटेंड कीजिएगा। BSSC के टोटल सिलेबस को आपको यहाँ कवर कराया जाएगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि पूरा कोर्स फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाया जा रहा है, जिसमें पूरा एकदम नोट्स के साथ आप पढ़ सकते हैं। इसके पढ़ने के बाद आप कुछ नहीं करिए, क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिए। थ्योरी आपका क्लियर हो जाएगा, उसके बाद आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे तो आपका स्कोर अच्छा जाएगा। उसके बाद आप अभी क्या कीजिए, मॉक टेस्ट प्रैक्टिस कीजिए, लेकिन अभी ज़्यादा मॉक टेस्ट प्रैक्टिस नहीं करना है, पहले थ्योरी कंप्लीट कीजिए। अभी हो सकते तो दो सप्ताह पे एक मॉक दीजिए, ताकि आप लोग मॉक टेस्ट भी देते रहिए। ठीक है, क्योंकि स्पीड भी मायने रखता है। यहाँ 2 घंटा 15 मिनट का है, लेकिन 1-2 टेस्ट ही दीजिए, अभी ज़्यादा नहीं देना है। जब एग्ज़ाम नज़दीक होगा, 2 महीना होगा, तो भरपूर टेस्ट दीजिएगा। ठीक है, पहले थ्योरी पार्ट कंप्लीट कर लीजिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।